जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं श्री आर.के. अग्रवाल सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। यूपीएससी और जिंदगी नामा के जितने भी दर्शक हैं और इनके जो आयोजक हैं, इनको हमारी शुभकामनाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी पहल है, एक अच्छी पहल है, रचनात्मक पहल है, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट के अनुभवों को एक साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कोशिश करेंगे जो भी हम लोग के अब तक के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो अन्य मंच तक हम लोग नहीं पहुंचा पाते, वो आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल सर। सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और साथियों, सर का एक परिचय छोटा सा प्राप्त करते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जैसा कि सर ने एक पुस्तक लिखी है, मैं सबसे पहले उस पुस्तक को दिखाना चाहूंगा। ये सबसे बड़ा प्रमाण है, एथिक्स एक्सप्रेस, सर द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए हमने एक पूरा सेगमेंट डिजाइन किया है, जिसमें हम एथिक्स की अप्रोच क्या होगी सही तैयार करने की, और उत्तर लेखन में जब हम स्पेशली इस स्टडी को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उस पर भी हम सर से बातचीत करेंगे। सर बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में पढ़ाते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन मार्गदर्शक हैं। तो सर आज जो भी मार्गदर्शन करेंगे वो हम सब के लिए बहुत लाभदायक होगा। सर, हमारा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप एक जो यूपीएससी मेंटोर तक की यहाँ तक की जो जर्नी है, पुस्तक का लेखक बनना, वहाँ तक की जर्नी के बारे में अगर हमें कुछ मोटा मोटी बता पाएं तो हमारी बातचीत थोड़ा आसान। देखिए, ये जर्नी जो हमने स्टार्ट की मेंटरशिप के तौर पर, एक टीचर के तौर पर, तो कहीं भी हमारी इस तरह की कोई अंदर से मनोकामना नहीं थी कि मैं टीचर के तौर पर इस फील्ड में आऊं। जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस तैयारी के दौरान आपको मेरे गेस पेपर बहुत लड़ते थे। तो आज के बहुत सारे सिलेक्टेड हमारे मित्र भी जो है, वो पेपर के समय मुझसे गेस पेपर बनवाने आते थे, मार्क करवाने आते थे। और तो फाइनली आपको जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे एक दुविधा थी कि आखिर कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो उन लोग का आग्रह था कि जो आपकी विषय की जो पकड़ है, जो यूपीएससी की डिमांड पर जो आपने अभी तक रिसर्च किया है, जो आपने गेस पेपर हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं, ये चीज़ यूपीएससी के एस्पिरेंट को बहुत काम आएगी। तो इस वजह से कि मेरा भी रुझान इस फील्ड में हो गया और मैं इस फील्ड में। जी सर, हम समझना चाहते हैं कि आपकी लाइफ का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपने यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट की। उसके बाद कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने ये समझाया, या क्या कमी आपको महसूस हुई मार्केट में या बच्चों में, जो आपको लगा कि हमें एक मार्गदर्शक बनना चाहिए? कि यूपीएससी की तैयारी एक तरह से जो टर्निंग पॉइंट इस फील्ड में जो रहा, तैयारी के दौरान जो मेरा टर्निंग पॉइंट रहा था, जिससे तैयारी करने की हमारी रणनीति को बदला, हमारे तरीके को बदला। जैसे एक फेज था जो मैं अपने, जैसे आप जंगल में होते हैं और बिना मैप के आप अगर चल रहे होते हैं तो कहीं भी भटकने का खतरा आपके पास होता है। और आपके पास जंगल में जब मैप आ जाए, जिसमें सही रास्ता आपको बताया गया हो, तो आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथली हो जाती है। तो यूपीएससी की तैयारी के दौरान जो हमारे एक दो मित्र थे जो सिलेक्टेड थे, उनके जब मैं संपर्क में आया, तो किस तरह क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के आधार पर तैयारी को आधार बनाना चाहिए, तैयारी को दिशा देनी चाहिए, वो तरीका मैंने समझा। उस तरीके को समझने के बाद फिर जो है मेरी तैयारी की दिशा भी बदली और यहीं से मार्गदर्शन की भी प्रेरणा। सर, आप सिविल सेवा के छात्र भी रहे हैं जी, और अब आप मार्गदर्शक हैं। आप पहले के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के और अब के यूपीएससी एस्पिरेंट्स की अप्रोच में बुनियादी अंतर क्या देखते हैं? देखिए, पहले सुविधा कमी थी, सुविधाओं की कमी थी। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, कंटेंट की कमी थी, मेंटर्स की कमी थी, मार्गदर्शक की कमी थी, एक अच्छे गाइडलाइन देने वाले टीचर्स की कमी थी। कम रिसोर्स में हम लोग तैयारी करते थे, जज्बा होता था। कम रिसोर्स में भी किस तरह अधिक से अधिक आउटपुट निकाले, ये प्रेरणा हम लोग के अंदर होती थी। कहते हैं सुविधाएं आदमी को कमजोर कर देती है। आज के बच्चों के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा है, रिच ज्यादा है कंटेंट तक, लेकिन वो जो चिंगारी होनी चाहिए यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, ये बहुत कम बच्चे में देखने को। जी सर, अब थोड़ा सा हम सिविल सेवा को और बच्चों की मेहनत को और कुछ मीडियम को लेकर के बातचीत करेंगे और स्ट्रेटजी पर भी हम बात करेंगे। सर, समझना चाहते हैं हम कि सिविल सेवा की तैयारी अब केवल मेहनत का खेल नहीं रह गई है, स्ट्रेटजी एक बड़ा रोल प्ले करती है। प्रतियोगी छात्रों के स्तर पर आप
ऐसी क्या चीजें देखते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं जिससे उनका सिलेक्शन रुक जाता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक तरह से आपके पूरे कार्यक्रम का ये कोर सवाल है। जी। यूपीएससी की तैयारी भी एक शतरंज की खेल की तरह है। जिस तरह आप जब शतरंज का खेल खेलते हैं तो आपकी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी की क्या रणनीति है, वो किस तरह से प्ले कर रहा है, किस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। जी। आपका प्रतिद्वंदी जो है वो यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग किस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसकी क्या मानसिकता है, किस तरह के प्रश्नों के माध्यम से वो आपके अंदर क्या जज करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को रीड करना बहुत जरूरी है। रणनीति के लिए बहुत जरूरी होती है कि प्रीवियस पेपर का आप एनालिसिस करें। प्रीवियस पेपर एक तरह से आपके लिए आईना है, आपके लिए मैप भी है, आपका मित्र भी है, आपका मार्गदर्शक भी है, मुझसे भी बड़ा मार्गदर्शक है। संदीप जी, प्रीवियस पेपर के संदर्भ में ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, अब तक के एक्सपीरियंसेस के आधार पर जी। लोग प्रीवियस पेपर का अगर सही तरीके से एनालिसिस करें, यानी देखना अलग बात है और एनालिसिस करना दूसरी बात है। जी। यानी एनालिसिस का मतलब कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, किसी टॉपिक से प्रीलिम्स के किस तरह के प्रश्न बनते हैं, मेंस के किस तरह के प्रश्न बनते हैं, क्या उनका ट्रेंड रहा है, कौन से टॉपिक जो कभी इंपॉर्टेंट थे अब इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी मानसिकता को पकड़ना, ट्रेंड को पकड़ना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बिना इस चीज को समझे आप तैयारी करेंगे तो वही चीज हो जाएगी कि जंगल में बिना मैप का आप दौड़ रहे हैं, आपको सफलता नहीं। बिल्कुल सर, अब बात करते हैं थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के बीच एक तुलना को लेकर के हम समझना चाहते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि या हिंदी माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों के मन में अक्सर हीन भावना होती है, क्या सिविल सेवा में माध्यम कोई प्रभाव डालता है? देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम की भी क्लास लेते हैं, इंग्लिश मीडियम की भी क्लास लेते हैं, दोनों तरह के बच्चे, और दोनों ही मीडियम के बच्चे में शार्प बच्चे भी होते हैं और कमजोर बच्चे भी होते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो इंग्लिश मीडियम से ज्यादा मार्क्स जो है हिंदी माध्यम के बच्चों को देना पड़ता है, उनके आंसर में क्वालिटी ही ऐसी है। तो सेम जैसे एग्जामिनर भी जब आपकी कॉपी जज करता होगा तो आपके अंदर वो कंटेंट देखता है। आप जब किसी मिठाई की दुकान में आप जाते हैं तो मिठाई की दुकान का नाम इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, ये मैटर नहीं करता है। मिठाई के अंदर की जो क्वालिटी है, कंटेंट है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो टेस्ट है, वो तय करेगा कि जो कस्टमर उसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो माध्यम की कोई बात नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम जिस तरीके से थोड़ा डायनेमिक होकर तैयारी करते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं अपने तैयारी में, एग्जामिनेशन के ट्रेंड के हिसाब से अपने आप में बदलाव लाते हैं। अगर हिंदी माध्यम के छात्र भी अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना लें, आज की टेक्नोलॉजी का सही यूज करें और आपको बदलते वक्त के हिसाब से अपनी तैयारी को डायनेमिक बनाएं, फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करें, तो माध्यम कहीं को रुकावट नहीं करता। ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। सर, आपको क्या लगता है कि मेरे बैच के पहले 3 विद्यार्थी जो पास किए थे, फर्स्ट बैच में हमने 3 रिजल्ट दिए। जी। रामदुरेश मीना जो एसीपी बने दिल्ली के, एक रघुवीर आपको नारावत थे और एक विद्यार्थी और थे, तो तीनों हिंदी माध्यम के थे और पहले बैच का सिलेक्शन था वो हमारा। तो माध्यम मेरे ख्याल से कोई रुकावट नहीं है। इस तरह की हीन भावना आप तभी पालते हैं जब कहीं ना कहीं तैयारी में कमी होती है। आप अगर हीन भावना पालेंगे तो अपनी तैयारी की कमजोर पक्ष पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप कमजोर पक्ष पर ध्यान करें, उसको इम्प्रूव करें, अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करें। सर, यूपीएससी में लोग बताते हैं, हम लोग तो नए हैं, आप लोग समझते होंगे अच्छे से, कि यूपीएससी में बताते हैं कि हमेशा से हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के रिजल्ट में काफी बड़ा गैप रहा है। तो इसका क्या कारण मानते हैं? जैसे अभी आपने कुछ कारण बताए, लेकिन जैसे हिंदी माध्यम वाले क्या कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि अंग्रेजी माध्यम को टक्कर दे पाए? जैसे हम लोग भी जब तैयारी करते थे ना, तो माध्यम हमारा हिंदी जरूर था, लेकिन मेरे कंटेंट का मैक्सिमम सोर्स इंग्लिश था। यानी कि एग्जाम की नीड के हिसाब से अगर सोर्स आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिल रहा है तो इंग्लिश मीडियम के सोर्स से अपडेट करें। आप देखिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं अपने आंसर की फ्रेमिंग में, अपनी तैयारी में किस तरह की चीज़ों, इनोवेटिव चीज़ों को वो डाल रहे हैं। आप भी इनोवेटिव बने। आप अगर आप परंपरागत तरीके से आप तैयारी करेंगे तो दिक्कत आएगी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की संख्या भी ज़्यादा होती है। आज आप टोटल बच्चे जो अपियर होते हैं, आप देखिएगा इंग्लिश मीडियम वालों का परसेंटेज बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उनका परसेंटेज बढ़ेगा तो रिजल्ट में भी उनका परसेंटेज बढ़ेगा, है ना। तो माध्यम की दिक्कत नहीं है। सर, अब थोड़ा सा आजकल के जो बच्चे हैं, नए नए तैयारी करने आए हैं, और या हम सभी जब युवा होते हैं, बिल्कुल 21 वर्ष की उम्र और तैयारी करने आते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसमें पारिवारिक जिम्मेदारियां भी होती हैं इस उम्र में।
व्यक्तिगत जीवन भी होता है, सामाजिक जीवन भी होता है। यदि इन सभी को एक संतुलित वे में मैनेज करना हो तो उसे आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूपीएससी के एथिक्स के पेपर में एक टॉपिक है निजी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता। जी। इसका फोकस इसी चीज के ऊपर है कि कैसे आप पब्लिक लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी के तौर पर इस लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो सिविल सर्वेंट के तौर पर उस लाइफ को बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स, अनु कुमारी का नाम आपने सुना होगा, जी। 2025 में 24 में एक निशा थी, जी। उसका नाम सुना होगा, 40 साल का एज था उसका, निशा का। अनु कुमारी के बच्चे भी थे। आप बच्चे। समझ सकते हैं एक महिला होने के नाते कितनी जिम्मेदारियां होगी, बिल्कुल। पारिवारिक जिम्मेदारी भी होगी, फैमिली की भी होगी, पर्सनल भी होगी, हस्बैंड भी होंगे। इन जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने टॉप किया। अनु कुमारी ने सेकंड रैंक लाया था। बिल्कुल। तो जिम्मेदारियों का प्रबंधन इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी को इस तरह से मैनेज करें कि वो आपकी तैयारी में मतलब रुकावट ना पड़े। कितनी भी डिस्टर्बेंस हो, कितनी भी व्यस्तता हो, आप सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जो कंटिन्यूटी का एक न्यूनतम जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को आप मेंटेन रखें। कितनी भी तैयारी, आजकल तो डिजिटल साधन है, आप कहीं बैठे भी हैं तो आप मोबाइल पर भी चीजों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, कहीं भी आप बैठे हो वहां रह के भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आपको मैनेज करना होगा। बिल्कुल। सर, अब एक हाइपोथेटिकल सवाल जी, जो कि हम लगभग गेस्ट से अंतिम में पूछते हैं अपनी बातचीत के, लेकिन आज आपसे शुरुआत में ही बातचीत के मध्य में ही पूछ रहे हैं कि मान लीजिए अगर आज आप 21 साल के युवा होते, मतलब की तैयारी की जो उम्र है, और जेब में आपके सीमित संसाधन होते, आंखों में बड़े सपने होते, तो इस दौर में खुद को किस दिशा में ले जाते कि आईएएस की बनने की जो यात्रा है आपकी वो सफल हो पाए? मेरे ख्याल से आज का दौर ऐसे लोगों के लिए और ज्यादा कंफर्ट हो गया है। हम लोग इसमें सुविधाएं नहीं थी, आपको कोचिंग करने के लिए महंगी फीस देनी होगी। आज मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं कम संसाधन में भी फ्री में भी बहुत सारे आप जैसे चैनल्स मौजूद हैं जी। और डिजिटल भी बहुत सारे कोर्स मार्केट में उपलब्ध है। जहाँ जो रिक्वायरमेंट हमारी होगी वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से कम संसाधन में तैयारी करने के आज के दौर में मौके अधिक है पहले की तुलना, है ना। तो ये डिमोटिवेशन का विषय नहीं बल्कि मोटिवेशन का विषय है। और आज मैं अगर वापस अगर 21 साल की एज में अगर जाता हूँ तो जो पहले जो कमियां हमारी रही, 2 कमियां मैं मानता हूँ। एक कमी ये रही कि जैसे मेरा एक सेकेंड ऑप्शन साइकोलॉजी था जी। और एक रिजिडिटी आपको कहीं ना कहीं मेरे नेचर में आ गई। कई मित्रों ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश मीडियम का सब्जेक्ट है, हिंदी में कंटेंट उपलब्ध नहीं है, आप इसको मत रखिए। तो एक आदत साथ न छोड़ने का कि भाई एक बार साथ ले लिया तो साथ नहीं छोड़ना है, इसको मैं कैरी करता चला गया। जीएस में हमारे उस समय के दौर में 342 नंबर 342 नंबर टॉपर्स के आते थे। सेकेंड ऑप्शन जो था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, निबंध, इनमें भी बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आते थे और इन्होंने मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाया। और साइकोलॉजी वापस मुझे लिस्ट से बाहर किया। तो मैं ये गलती नहीं आपको दोहराना चाहूंगा, लचीलापन रखूंगा जी। असली मकसद हमारा एग्जाम को क्रैक करना है। एग्जाम को क्रैक करने में जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक, जो सिलेबस का हिस्सा मुझे मदद कर सकता है, बूस्ट कर सकता है, मैं उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा। दूसरी एक कमी जिसको मैं आपको नहीं दोहराऊंगा वो है प्रैक्टिस की। मुझे फील होता है कि मैंने अगर ज्यादा प्रैक्टिस की होती, खासकर मेंस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अगर मैं ज्यादा किया होता तो शायद ज्यादा कंफर्ट आपको पोजीशन में होता, बेहतर रिजल्ट मिलता। सर, अब हमारी बातचीत में हम चाहेंगे कि आपकी एक प्यारी सी किताब आपने लिखी है जी, एथिक्स एक्सप्रेस, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साथियों, ये पुस्तक है तो मार्केट में भी उपलब्ध होगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और दोनों माध्यमों में है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में सर की किताब है, बहुत प्यारी किताब है। और किताब में क्या कुछ है सर से पूछते हैं। सबसे पहले सर ये बताएं कि इतनी अच्छी किताब और उसके बाद नाम बड़ा दिलचस्प है इसका, एथिक्स एक्सप्रेस। शायद आपने एथिक्स को सरल बनाने के लिए इसको लिखा होगा। सर, मैं आपको एक जानकारी दूं जी। मैं थोड़ा मूडी किस्म का आदमी हूँ। मैंने बहुत पहले बीपीएससी के लिए एक अचानक 10 दिन के अंदर प्लान हुआ और लगभग 50-60 पेज की ही एक बुक्स निकाली थी, बिहार एक्सप्रेस। अच्छा सर। और उसमें बिहार से जितने भी क्वेश्चन आए थे लगभग 80% क्वेश्चन मात्र 40-45 पेज में आ गए थे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि विद्यार्थी को बिजनेसमैन की तरह, शतरंज के खिलाड़ी की तरह देखना चाहिए। क्या एग्जामिनर की डिमांड है, अगर इसको पकड़ लेंगे तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा। तो एथिक्स एक्सप्रेस भी कहीं ना कहीं उसी मोटिव के ऊपर है
मैं 2013 से जब से एथिक्स का सिलेबस आया है, एथिक्स पढ़ा रहा हूँ। जी जितनी भी बुक मैंने पढ़ी है, मोटी से मोटी 1000 पेज की भी बुक अगर है, उसमें मैंने महसूस किया है कि उसमें जो चीजें काम की नहीं है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस अप्लाइड पूछे जा रहे हैं, जी क्वेश्चंस आज की जिंदगी से जोड़कर पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस जो आज की दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, बदलाव से जोड़ के पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल और वो किताबें इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। दूसरी बात, कोई भी एक किताब कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करती। एक कोई टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में दे दिया गया, और कोई टॉपिक जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके उस डायमेंशंस को टच नहीं किया गया जिससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता था मार्केट में एक ऐसी किताब आनी चाहिए जो कंसाइज भी हो, पूरे सिलेबस को कवर करे। इसमें मैंने बिल्कुल लाइन टू लाइन सिलेबस कवर किया होगा, और सिलेबस के उसी हिस्से पर फोकस किया गया, जैसे अप्लाइड पक्ष जितने भी हो सकते हैं क्वेश्चंस के, वो सारे मैंने डाले। और तीसरी चीज है कि एग्जाम्पल्स जो होते हैं, स्टोरीज जो होते हैं, जिससे कोई कठिन से कठिन आप कंसेप्ट को समझ सके, डायमेंशंस को समझ सके, हमने वो स्टोरी भी इसके अंदर डालने की कोशिश की है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जो आप 1000 पेज में किताब एथिक्स की बुक से आप नहीं समझ पाएंगे, आप उतने में आप 10 बार इस बुक को रिवाइज कर लेंगे और उससे बेहतर समझ पाएंगे। और सबसे खास बात है कि ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली बुक है। मात्र 120 रुपए में आपका एथिक्स पेपर तैयार हो रहा है। बिल्कुल सर, अब एथिक्स की बात चल रही है, क्योंकि इस एथिक्स के आप विशेषज्ञ हैं, तभी आप कोई किताब लिख पाते हैं। जी। एक बहुत बेहतर समझ होनी चाहिए पुस्तक लिखने के लिए। सर, थोड़ा सा एथिक्स जो हमारा जीएस का पेपर 4 है, उसको तैयार करने की सही अप्रोच बता दीजिए, और केस स्टडी स्पेशली उसमें जो एक अलग सा सेक्शन होता है एथिक्स में, उसको कैसे हल करें ताकि हमारा उत्तर जो है वो ओरिजिनल मौलिक लगे। देखिए, सबसे पहले आपको किसी भी विषय को जब आप तैयार करें, उस विषय के अंदर जो अलग अलग टॉपिक है, उसको डालने के पीछे एग्जामिनर का, यूपीएससी का पर्पस क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप उस विषय को, उसके टॉपिक को डालने के पीछे के पर्पस को नहीं समझेंगे, तो किस दिशा में प्रश्न पूछेगा, क्या वो आपके आंसर में चाह रहा है, आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। एथिक्स को डालने का पर्पस ही हुआ कि आसपास की दुनिया को देखने और समझने का नजरिया आपका नैतिक होना चाहिए जी। और एथिक्स में आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आप अगर देखेंगे, तो आप देखिएगा उसमें सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो आपकी लाइफ से जोड़कर पूछे जा रहे हैं। एक ब्यूरोक्रेट जो जिंदगी जीता है, एक ब्यूरोक्रेट जिन चुनौतियों और समस्याओं का सामना, जिन चुनौतियों और समस्याओं का सामना करता है, एथिक्स के अलग अलग टॉपिक के माध्यम से उसको कनेक्ट करके आपसे पूछा जाए। आप अगर सीधे तौर पर टॉपिक तैयार करेंगे तो एथिक्स कभी आपका तैयार नहीं होगा। आपको किसी भी टॉपिक पर जाकर, सपोज शिक्षण संस्थाओं का आज के वैल्यूज के विकास में क्या रोल है, तो आपको अपनी आसपास की दुनिया में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसको एक्सपीरियंस करना होगा। आज फैमिली का रोल जो है वैल्यूज के डेवलपमेंट में कितना गिर रहा है, तो फैमिली की जो व्यस्तता है, फैमिली के अंदर जो वैल्यू की प्रायोरिटी जो कम हो गई है, आज आपको आपके माँ बाप कितनी बार संस्कारों की शिक्षा देते हैं, कितनी बार वैल्यूज की शिक्षा देते हैं, कितना समय उसके पीछे देते हैं, आपको इस चीज को अनुभव करना होगा। घर की जो समस्याएं हैं, एक सिविल सर्वेंट को अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी करते समय वो घर की समस्याएं, घर का दबाव, घर का प्रेशर, घर की अपेक्षाएं कैसे मॉरली कंप्रोमाइज करने के लिए आपको प्रेशराइज करती है, इस चीज को आपको फील करना होगा। जब तक उस टॉपिक को उस रियल लाइफ से आप कनेक्ट नहीं करेंगे, आपका एथिक्स तैयार नहीं हो पाएगा। तो एथिक्स पूरी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, हर एक टॉपिक को आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना होगा। अपना विजडम, उस पर अपनी एक सोच डेवलप करनी होगी। एग्जामिनर किस तरह से इसमें प्रश्न अलग अलग डायमेंशंस में पूछ सकता है, आपको इमेजिन करना होगा। जैसे एक प्रोफेशनल एथिक्स है, सिलेबस में कहीं नहीं दिया गया, यूपीएससी में तो 3 बार 4 बार पूछ चुका है, 3 बार 4 बार। एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप एक प्रोफेशनल है, एक प्रोफेशनल मान लिया जाए कोई साइंटिस्ट है। एक साइंटिस्ट ऐसा भी हो सकता है जो कोरोना वायरस भी बना सकता है, वो भी एक साइंटिस्ट है जी। और एक साइंटिस्ट वो भी हो सकता है जो कोरोना वायरस का इलाज ढूंढने के लिए अपनी सारी एक्सपर्टनेस का यूज कर सकता है, वैक्सीन बना। एक समाज को बचा रहा है, दूसरा समाज को अपने नियंत्रण में लाना चाह रहा है, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ये डिफरेंसेस जो हुआ दो साइंटिस्ट की, मतलब वर्किंग में, ये डिफरेंसेस कहां से हुआ? उसकी सोच से हुआ। सोच का मतलब उसको मॉरलिटी से हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि हमारी मॉरलिटी, हमारा इंटेंशन, हमारा विचार, हमारी सोचने का तरीका कैसे हमारी प्रोफेशनल एफिशिएंसी को डायरेक्शंस देता है। डॉक्टर आपकी किडनी निकाल भी सकते हैं और आपकी जान बचाकर
आपके लिए भगवान भी बन सकते हैं। ये भगवान और शैतान दोनों कौन बनाता है? ये एथिक्स बनाता है। ये आपको समझना होगा। जब तक टॉपिक को इस तरह से आप लिंक नहीं करेंगे, आपका एथिक्स याद नहीं। बहुत बढ़िया सर। केस स्टडी को लेकर के हल करते टाइम सर थोड़ी सी स्ट्रेटजी डिस्कस करिए कि केस स्टडी को लेकर के हम उसको कैसे अप्रोच करें एग्जाम के अंदर। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे ख्याल से एथिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है और कमजोर मार्क्स आने का जो कारण है वो एथिक्स का केस स्टडीज। जी। सबसे पहले तो आपको केस स्टडीज में एक बहुत बड़ी भ्रांति में देखता हूँ, बहुत सारे बुक्स में होता है कि अलग अलग टॉपिक दिए हुए होते हैं जी। और टॉपिक के बेस पर केस स्टडी अलग से दिया जाता है। आप सोचिए, रियल लाइफ में जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं और आपके सामने कोई समस्याएं आती है तो आप किसी टॉपिक स्पेसिफिक से बंद कर उस समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। आपका एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। जिस तरह एक फिल्म जो हिट होती है उसमें सारे मसाले लगते हैं, उसी तरह एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको सारे विजडम का इस्तेमाल करना पड़ता है, इंक्लूडिंग एथिक्स। बिल्कुल। तो केस स्टडी में आपको ये समझना होगा कि वो केस स्टडी क्यों दिया है। केस स्टडी वो इसलिए दिया है कि जिससे कि फ्यूचर में जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगे और उस तरह की समस्याएं फेस करेंगे जो एक ब्यूरोक्रेट फेस करते हैं, आप कितने स्मार्टली विद एथिकल डायमेंशंस, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सीमाओं के अंदर रहकर, कानून की सीमाओं के अंदर रहकर, पब्लिक इंटरेस्ट की सीमाओं के अंदर रहकर और एथिकली आप कहां तक उसको सॉल्व कर पाते हैं कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। एक कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। एथिक्स में कहा जाता है कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। ऐसा समाधान ढूंढिए आप ब्यूरोक्रेट के तौर पर जो सबका विकास और सबका कल्याण सुनिश्चित करे। यानी कि सर एक बैलेंस अप्रोच होना बहुत जरूरी है। आपको मान लिया जाए आपको को केस स्टडीज दिया, एक सबसे बड़ी गलती जो होती है, मान लीजिए केस स्टडीज दिया और आपको वहां एसडीएम बना देगा, यू आर एसडीएम, ऐसी संभार आ गई, सब कुछ आ गई। अब यहाँ पर आपको ये नहीं बताना कि एम्पैथी के वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, उस वैल्यूज का यूज करना है। एम्पैथी बताता है कि आपको उस सिचुएशन में रहकर अनुभव करना है। तो यू हैव टू एक्सपीरियंस लाइक दैट एसडीएम। आप अपने आप को उस जगह पर एसडीएम के तौर पर देखें, अनुभव करें, आप विजुलाइज करें कि उस सीन में आप हैं और कानून की जो सीमाएं हैं, अथॉरिटी की जो सीमाएं हैं, सरकार की जो अपेक्षाएं हैं, पॉलिसी की जो अपेक्षाएं हैं और पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी जो अपेक्षाएं आपके हैं, उनको बैलेंस करते हुए कैसे आप स्मार्टली विजडम के साथ यूज करते हुए रैशनलिटी के साथ जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपके समाधान जितने रैशनल होंगे, आपके समाधान जितने क्रिएटिव होंगे, आपके समाधान जितने कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, आपके समाधान जितने गवर्नमेंट की पॉलिसी और पब्लिक इंटरेस्ट को करेक्ट करने वाले होंगे, आपको केस स्टडी में उतना ही बेहतर मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल सर। वो रटे रटाए आंसर से केस स्टडी में अच्छे नंबर कभी नहीं मिलते। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर। इसमें सर अब हमारी बातचीत अंतिम पड़ाव में है और हम इस बातचीत में एक रैपिड फायर राउंड शामिल करते हैं जिसमें 5 छोटे सवाल पूछते हैं। अपेक्षा होती है कि विशेषज्ञ हमें छोटे जवाब दें, लेकिन एक लिबर्टी जरूर रहेगी कि आप कुछ सवालों के जवाब यदि लंबा देना चाहें तो विद्यार्थियों के हित में हो तो आप कर सकते हैं। सर पहला सवाल है कि एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनी हो या इसके बाद अब ग्रॉक वगैरह आएगा जिसमें छात्र उसका यूज करते हैं, तो इसे आप अवसर देखते हैं या चुनौती देखते हैं? देखिए, चैट जीपीटी का अगर आप, मैंने पहले भी कहा है कि आपको एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह बनना है। शतरंज के खिलाड़ी का मतलब हुआ कि यूपीएससी को शतरंज के एक प्रतिद्वंदी खिलाड़ी समझ के उसके चालों को समझना है, उसके रिक्वायरमेंट को समझना है, वो किस तरह से, कहां से, किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछने वाला है, पूछ रहा है, क्या संभावनाएं आगे बन रही है। जब उसकी उस रिक्वायरमेंट को समझकर आप चैट जीपीटी का डिजिटल साधनों का एक टूल्स के रूप में स्मार्टली यूज करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, आप उसमें ट्रैप नहीं होते हैं, तो चैट जीपीटी आपका बहुत अच्छा मित्र है। आपको तो मेरे ख्याल से किसी भी और चीज की जरूरत ही नहीं है। आज इंफॉर्मेशन का तो लैक ही नहीं है। इंफॉर्मेशन तो आपके पास, नॉलेज तो आपके पास इतनी प्रचुर मात्रा में चैट जीपीटी के माध्यम से उपलब्ध है कि आप अगर उसका स्मार्टली यूज करें तो ये आपको टॉपर्स भी बना सकता है, लेकिन यही आपको ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी को ये नहीं पता यूपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको रिक्वायरमेंट का पता नहीं है तो चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन का इतना फ्लड आपके सामने ला देगा कि आप ये नहीं पता कर पाएंगे, आप कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज किया जाए, कितना यूज किया जाए, और आप ट्रैप हो जाएंगे, आप दिशा विहीन हो जाएंगे। यहाँ पर ये बहुत जरूरी है
पहले भी मैंने कहा था कि पहले एग्जाम के नेचर को समझे, रिक्वायरमेंट को समझे, शतरंज के खिलाड़ी की तरह उसकी चालों को समझे और फिर रणनीति बनाए कि मुझे किन किन चीजों को तैयार करना है। उसमें जो चैट जीपीटी की रिक्वायर्ड, यानी जो आप सोचें कि मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, चैट जीपीटी के रोबोट की तरह आपको वो इंफॉर्मेशन निकाल कर देगा। आपको चैट जीपीटी का शिकार नहीं होना है, चैट जीपीटी को अपना शिकार बनाना है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बातचीत में अभी तक जो बातचीत हुई जी मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नोट की, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात समझ नहीं पाते कि हम यूपीएससी की डिमांड समझने में चूक जाते हैं। जी बिल्कुल 100% यही चीज। बिल्कुल सर, हमारा अगला सवाल है कि सिविल सेवा की तैयारी के लिए कोई ब्रह्मास्त्र है क्या? आपको मैं बताऊं, अभी लास्ट ईयर जो यूपीएससी का पेपर हुआ था, एक जगह हमारी क्लास चली थी, वहां में पब्लिक एड, पॉलिटी और बहुत रिक्वेस्ट पर करंट अफेयर्स की क्लास लिया था। करंट अफेयर्स की क्लास बच्चों मात्र 30 घंटे की बाइलिंगुअल थी, यानी एक लैंग्वेज पे 15 घंटे। जी। आप खुद एक अच्छे प्रतियोगी हैं, आप समझ सकते हैं 15 घंटे में आदमी कितना दे सकता है। सही है। और उस 15 घंटे यानी दोनों लैंग्वेज मिलाकर 30 घंटे की क्लास में 16 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आए थे, 14 क्वेश्चंस हमारी क्लास नोट से आए थे। मैंने सार्वजनिक फेसबुक पर डाला था, डीएम इंस्पेक्शन में आए थे, डीएम ने कहा कि ये चमत्कार तो आपको बाजीराव एंड रवि में नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? आप बहुत बड़ी बात। बच्चों को कहा आप झूठ बोल रहे हो, हम कैसे मान ले? बच्चों ने नोट्स खोल के दिखा दिया, ये देखिए सर। जैसे आपको पब्लिक एड या पॉलिटी के क्वेश्चंस में कई ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछे गए, मेंस में जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो सेंटेंस आए क्वेश्चंस। क्या बात तो है सर? अगर आप यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे ना, तो आपकी तैयारी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, तैयारी में बोरियत हो जाती है। बोरियत कब होती है? मान लिया जाए आप रास्ता भटके हुए हैं और अचानक आपको कहीं से रास्ते का पता चल जाए, आपको एक मैप मिल जाए, आप देखिएगा आपकी सारी बोरियत खत्म हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन, आपकी चाल दौड़ की एनर्जी अपने आप बढ़ जाएगी। जब आप सही दिशा में आप तैयारी करते हैं ना, तो आपके अंदर अपने आप उम्मीद जग जाती है कि हाँ अब मैं पास कर सकता हूँ। जब ये फील आ जाती है तो 24 घंटे कब गुजर जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सर। बोरियत तभी होती है, लेजीनेस तभी होती है, हीन भावना तभी आती है जब कहीं न कहीं हम शतरंज के खिलाड़ी की चाल को ठीक से नहीं समझ पा रहे होते। तो चाल को समझना बहुत जरूरी है। सर वैसे तो जब हमने एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा, उसमें आपने इस जो मैं अब प्रश्न पूछने जा रहा हूँ उसमें आपने जवाब दिया है, लेकिन फिर भी एक सवाल और है कि आपने ब्रह्मास्त्र की बात कही थी ना, इसी में एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है। आप प्रीवियस पेपर को अपना एक मित्र बना लें, मैंने इसको अपना हमसफर बना लिया। ना तो टीचर को देखे, ना फैकल्टी को देखे, ना मेंटर्स को देखे, ना आप कोचिंग को देखे। सबसे बड़ा जो आपका लंबे समय तक सक्सेस तक पहुंचाने वाला जो आपका मित्र है, वो है प्रीवियस ईयर का पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर देखते सब है, सॉल्व भी करते हैं, उसका एनालिसिस लोग नहीं करते। एनालिसिस का मतलब उसको उस पर रिसर्च करना, उस पर देखना कि यूपीएससी किस तरह से प्रीलिम से क्वेश्चन में शब्दों का टर्न ला रहा है, किस तरह से एक क्वेश्चंस में एक पार्टिकुलर शब्द वो डाल देता है और क्वेश्चन का अर्थ बदल जाता है। क्वेश्चंस जिसको हम सही मान रहे होते हैं वो गलत हो जाता है। एक एक शब्द को कैसे वो टर्न कर रहा है, क्या वो मेंस में किसी टॉपिक, अब मान लिया जाए आरटीआई के ऊपर है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आरटीआई में आज के लगभग 10 साल पहले मैंने एक टॉपिक कराया था कि आरटीआई प्रशासन के लिए एक बड़ा बर्डन बन रहा है, और 3 साल पहले ये क्वेश्चन आ गया सपोज। अब आप सिंपल आरटीआई को तैयारी करेंगे, आरटीआई क्या है, आरटीआई की विशेषताएं क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, तो आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट को नहीं समझ रहे। आप देखिए आरटीआई किस तरह से वर्क कर रहा है, और यूपीएससी इस पे क्वेश्चंस अगर पूछेगा तो वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। आरटीआई आज की डेट में जो है, जो आपको राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनका एक टूल्स बन गया है। बिल्कुल सर। है ना, एक जो कई ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग जो हैं उनके रोजगार का एक साधन बन गया है, ब्लैकमेल का साधन बन गया। बिल्कुल सर। आरटीआई ने प्रशासन को अकर्मण्य बना दिया। आज एक प्रशासक को पता है कि कोई भी मतलब रूल्स रेगुलेशंस में कुछ भी अगर मिस्टेक अगर होगा तो आरटीआई के माध्यम से कल हम ट्रैप हो जाएंगे, और जिस पर्पस के लिए ने रूल्स को वायोलेट किया पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वो लोग हमारा साथ नहीं देंगे। तो प्रशासन के अंदर रिजिडिटी काफी बढ़ गई है आरटीआई के कारण। तो जब तक आप इस डायमेंशंस के हिसाब से अपने आप को तैयारी आप नहीं करेंगे ना, आपका कभी भी वो विषय तैयार नहीं हो पाएगा। सर एक प्रतियोगी छात्र के रूप में आपकी क्या गलतियां रही? देखिए, एक प्रतियोगी छात्र के रूप में मेरी जो गलतियां, मैंने पहले भी कहा
एक गलती तो ये रही, मैंने एक सेकंड ऑप्शन का गलत चुनाव किया था। जी। शायद इसी वजह से मैं एक मेंटर के रूप में आपके सामने बैठा हूँ। और दूसरी गलती मैंने कहा प्रैक्टिस का अभाव रहा। जो मैं बहुत कमजोर मतलब फैमिली से रिवोल्ट करके इस फील्ड में आया था, तो फैमिली से सपोर्ट हमें नहीं था, रिसोर्स की कमी थी, अपने ही बुते में पढ़ाई कर रहा था, समय का दबाव था। तो प्रैक्टिस के लिए जितना एफर्ट्स मुझे करना चाहिए था क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए, वो मैं नहीं कर पाया। तो आप लोग को सुझाव है मेरा, प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस में भी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कीजिए, शतरंज की चाल के हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। आज मैं एक बात और आप लोग को कहना चाहूंगा, टेस्ट सीरीज का ट्रेंड चल रहा है जी सर, बिल्कुल। और मेरा मानना है कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स अगर सही है, अगर वो सही मेडिसिन दे रहा है तो आपकी बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर्स अगर गलत है, वो अगर गलत मेडिसिन दे रहा है, तो जो इलाज होने वाला भी है आप और बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल सर। टेस्ट सीरीज भी यही चीज है। टेस्ट सीरीज तब आपको बेनिफिट करती है जब टेस्ट सीरीज को उसी शतरंज की चाल की समझ के आधार पर बनाया गया। आज के टेस्ट सीरीज के दौर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे अनाप शनाप क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी बनाए जा रहे हैं। काल्पनिक क्वेश्चन इस तरह के जिस तरह के यूपीएससी नहीं पूछेगा, और विद्यार्थी उसी टेस्ट सीरीज के हिसाब से अपनी तैयारी को आकार देना शुरू कर देता है और एग्जाम के रिक्वायरमेंट से वो भटक जाता है। बिल्कुल सर, सहमत। हमेशा इनसिक्योरिटी, हीन भावना का शिकार होता है। हमेशा उसको यही फील होता है कि मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। टेस्ट सीरीज वाले आपको सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने कितना हार्ड टेस्ट बनाया है ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शंस लेस कर रहे होते हैं। तो टेस्ट का और टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल जो है इंटेलिजेंटली करें, और बेटर होगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर को ही टेस्ट का आधार बनाए, उसी को प्रैक्टिस करें आप, और उसके ट्रेंड के आधार पर खुद क्वेश्चंस बनाए, उसकी प्रैक्टिस करें आप। सर यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग जरूरी है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां आपको कोचिंग के बिना लोगों ने टॉप किया है। पहली बात, और मैंने आपको अभी भी कहा कि डॉक्टर के पास तभी जाना चाहिए जब डॉक्टर सही हो। अगर कोचिंग गलत है, वो प्रोफेशनली वर्क कर रहा है, वो उसके लिए आप अगर एक क्लाइंट हैं, आप एक विद्यार्थी नहीं है, और वो एक गुरु की भूमिका में नहीं है, यानी उसको आपके कैरियर, आपकी पृष्ठभूमि, आपकी तैयारी से जुड़ी आपकी फैमिली की संवेदनाओं की अगर माने एम्पैथी नहीं है, तो वो आपको कभी भी सफलता के मार्ग तक नहीं पहुंचा सकता। ऐसी कोचिंग से इससे अच्छा कि आप सेल्फ स्टडी कीजिए, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट को समझिए, प्रीवियस ईयर को अपना मित्र बनाएं, आप ट्रेंड को समझिए, खुद एनालिसिस करें और जरूरत को समझे। आप देखिएगा कोचिंग से बेहतर आप इस स्थिति में होंगे। सर एक सवाल, बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के दौर में, युवाओं के संदर्भ में। मैंने पिछले दिनों आरबीआई की एक रिपोर्ट पढ़ी, जनसांख्यिकी लाभांश को लेकर कुछ रिपोर्ट थी। उसमें कहा गया कि भारत इस समय दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है जी। यहाँ पर युवा सबसे अधिक हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि युवा का अगर क्षेत्रवार विवरण देखा जाए भारत के अंदर, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में केंद्रित है। और आप भी जानते हैं, आप बेहतर समझते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार का युवा स्किल्ड नहीं। यहीं से एक सवाल है मेरा, आप इसका बेहतर जवाब देंगे कि अगले 10 साल में भारत के युवाओं को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, कोई भी रिसोर्स जो है वो वेस्ट भी हो सकता है, बर्डन भी हो सकता है, और कैपिटल भी हो सकता है। बिल्कुल। यूथ एक तरह से ये हमारे देश का एक इंजन बनने वाला है। अगर आपने एक अच्छा यहाँ एक पॉइंट डाला, ये यूथ अगर स्किल्ड है, फ्यूचर में जो आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो चैलेंजेज है, उसके प्रति अगर वो अवेयर है, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपनी क्षमताओं को उसके हिसाब से वो अपडेट कर रहा है, और राष्ट्र से प्रेम करता है, यानी उसका संसाधन, उसका नॉलेज, उसका स्किल, उसकी क्षमताएं खुद के विकास के साथ साथ समाज और देश के विकास में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकती है, इसको समझ रहा है, एक अच्छे सिटीजन की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अगर इस आधार पर हमारे यूथ को अगर दिशा दी जाए, उसको शिक्षा और मार्गदर्शन दिया जाए, और खासकर जो आज के दौर में जो मैं यूथ के अंदर जो चीजें दे रहे हैं, जो एथिक्स के पेपर को डालने का मकसद भी रहा, मॉरल डायरेक्शंस नहीं है, यानी हम समाज, देश, राष्ट्र और अपने आसपास की दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। अगर इन जिम्मेदारियों को भी हम समझ लें, तो ये यूथ जो है भारत को अगले 10 सालों में सुपर पावर बनाने में सक्षम है। बिल्कुल सर, कहा जाता है कि लोगों को अपना मौलिक अधिकार तो पता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं करना चाहते लोग। बहुत जरूरी बात है ये। देखिए, एक पिता
एक पिता जो है और एक पुत्र का संबंध जो होता है, उसी से आपका एग्जाम्पल सूट करता है। एक पिता अगर अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाए अपने पुत्र के प्रति, तभी उसको अधिकार है कि पुत्र की सेवा की वो अपेक्षाएं कर सकता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभा रहे हैं और तभी अधिकारों की अपेक्षा कर लीजिए। और मेरा तो मानना है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स के आधार पर जुडिशरी के पास जाते हैं, वायोलेशन के आधार पर या डिमांड के आधार पर, जुडिशरी को यह भी देखना चाहिए कि उसने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जो देश के प्रति है, समाज के प्रति है, उसको किस हद तक उसको निभाया है, तभी उसको जो है उस राइट को हासिल करने का नैतिक अधिकार है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और मैं बातचीत इतनी शानदार हो रही है, आपके जवाब इतने शानदार हो रहे हैं कि समय पता नहीं चल रहा है, बट समय की अपनी एक बाध्यता होती है, सीमा होती है। सर, हम जाते जाते आपसे कुछ गुण बच्चों में आए, आप कुछ अपने विचार व्यक्त करें, बस थोड़ा सा 2 मिनट, जिससे लोगों को एक अलग दिशा मिले अब तक की जो हमारी बातचीत हुई उससे अलग। देखिए बच्चों, मैं एक ही मैसेज, मैं एथिक्स का टीचर हूँ, एथिक्स पॉलिटी गवर्नेंस, लेकिन एथिक्स मेरी आत्मा के अंदर अब जा चुका है। मैं एक ही चीज कहूंगा, एक संदेश आपको देना चाहूंगा कि आप सिविल सर्विस की तैयारी को केवल एक जॉब या नौकरी के तौर पर न देखें। इससे आपकी चिंगारी नहीं जलेगी। आप ये देखें, ये जिंदगी आपको एक ही बार मिली है और इस जिंदगी को आप सार्थक तरीके से भी जी सकते हैं और एक आम लोग जैसी जिंदगी जीते हैं उसकी तरह भी आप जी सकते हैं। समाज के कल्याण के लिए, समाज की बेहतरी के लिए पहले जो महान लोग, संत पुरुष अपना जीवन पूरा त्याग कर देते थे, आप एक सिविल सर्वेंट बनकर उससे भी परिवर्तन, उससे भी बड़ा परिवर्तन जो है समाज के अंदर ला सकते हैं। आप सामाजिक परिवर्तन के एजेंट बनने के दृष्टिकोण से कि हम समाज में एक अलग छाप छोड़कर जाएंगे, समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन लेकर जाएंगे कि हमारा ये जीवन सार्थक हो, यानी कि हम लास्ट टाइम में ये संतोष महसूस करें कि हमने कुछ समाज को दिया इस जीवन में। तो आपकी तैयारी के लिए जो एक इंटरनल मोटिवेशन जो है ना, उसका दिया कभी नहीं बुझेगा। तो आप इसको नौकरी के तौर पर नहीं देखें, इसको समाज सेवा के अवसर के तौर पर देखें, जिंदगी के असली पर्पस के तौर पर देखें। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। और साथियों, सर की बातचीत को देखिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि सर ने इतनी शानदार बातचीत की, मेरा भी उठने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सर से फिर कभी हम मार्गदर्शन के लिए जरूर मिलेंगे। इस वीडियो को देखिए, आप अपने कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाएं। सर, इस बातचीत के बहुत बहुत थैंक यू आप लोग।